यहाँ IVF इज़ नॉट 100% गारंटी। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी एक IVF साइकिल फेल हो गई है या आपको बार बार IVF फेल हो रहा है, आपको बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं, तो आप अपने एम्ब्रियोज की आनुवांशिक जांच ज़रूर कराएं, जिसको PGTA बोलते हैं। सो भाई, जो भी शादियां कर रहे हो, अपनी कुंडली मिलवा रहे हो ना, तो प्लीज़ एक HPLC का टेस्ट मैंडेटरी है। इट्स एन एब्सोल्युटली डे केयर प्रोसीजर। किसी को एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई ब्लड लॉस नहीं है, कोई काटा पीटी सर्जरी नहीं है। जब आप उठोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप पूछोगे अच्छा प्रोसीजर ख़त्म हो गया, और हम बोलेंगे हाँ हो गया। हम थोड़े से सेल्स निकाल के जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजते हैं और देखते हैं किस एम्ब्रियो में कोई भी जेनेटिक या आनुवंशिक प्रॉब्लम है या नहीं है। एक फीमेल अपना नॉर्मल घर का सारा काम कर सकती है, बस हाँ, जैसे बाल्टी नहीं उठानी, नीचे नहीं बैठना, भारी वजन नहीं उठाना, इंटरकॉर्स नहीं करना। कुछ टेस्ट जो बहुत ज़रूरी है इंडियन सिनेरियो में, वो एक टेस्ट है HPLC, 800 रुपये का टेस्ट है। और मुझे नहीं लगता कि अगर हम अपनी एक लाइफ लॉन्ग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक हेल्दी बेबी के लिए 800 रुपये का टेस्ट नहीं करा सकते। ये बहुत ज़रूरी है दैट अगर आप थैलेसीमिया, सिकल सेल या कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर से एक्चुअली आपकी फैमिली में रन कर रहा है, आप प्लीज़ IVF विद PGTM कराएं विद अ प्रॉपर जेनेटिक काउंसलिंग, और आप एक IVF स्पेशलिस्ट से मिलें। सरोगेसी थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है IVF से, हाँ, लेकिन इंडिया में टुडे कमर्शियल सरोगेसी इज़ नॉट अलाउड। एक तो इससे आपका रिजल्ट बेटर हो जाता है और आप बिल्कुल श्योर हो 99.9% कि आपके बेबी में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे डाउन सिंड्रोम। हाय एवरीबॉडी, आप सबका बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स के इस खास सेगमेंट स्वास्थ्य चर्चा में, और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। दोस्तों, हर महिला का ये सपना होता है कि वो माँ बने और मदरहुड की जर्नी को एक्सपीरियंस करे। अब भले ही वो नेचुरली कंसीव करे या फिर उसे किसी ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़े, लेकिन मदरहुड एक्सपीरियंस करना तो हर किसी का सपना होता है। लेकिन लाइफस्टाइल आजकल की हमारी इतनी ख़राब हो रखी है, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है वो इतनी ख़राब है, हमारा स्लीपिंग जो स्केड्यूल है वो इतना ख़राब हो गया है कि उसकी वजह से हमें जो दूसरे ट्रीटमेंट्स होते हैं वो लेना पड़ता है कंसीव करने के लिए, और उन्हीं ट्रीटमेंट्स में से एक है IVF। आज हम IVF पर ही बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि किस तरह का ट्रीटमेंट होता है IVF और क्या कुछ उसका प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक फैक्ट है। फैक्ट ये है कि IVF के बारे में सुना तो बहुत सारे लोगों ने है, लेकिन कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो एक्चुअली है क्या, और जिन लोगों को इसकी जानकारी भी है वो आधे अधूरी है। और कई लोगों के मन में तो IVF को लेकर इतने सारे मिथ्स हैं जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे ना तो आपको भी लगेगा कि यार ये सच है या फिर झूठ है। सो ऐसे में हमें ज़रूरत होती है एक एक्सपर्ट की, जो न सिर्फ इन मिथ्स को बस्ट करे बल्कि इसके पीछे की जो सच्चाई है, जो साइंस है, वो भी हमें बताए। इसी के साथ आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर गौरी अग्रवाल। डॉक्टर गौरी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच नेहा। सो आई थिंक मैं जितने भी क्वेश्चंस आज आंसर कर सकती हूँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, IUI, IVF, जेनेटिक टेक्नोलॉजी, जो भी लेटेस्ट है, जो एक कपल को बेबी करने में हेल्प करेगा, आई एम हियर। जिसको जो पूछना है आज पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे और जो भी चीज़ें ऑडियंस के मन में होंगी, उस सबके आंसर यहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बहुत ही जानी मानी IVF और इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं। तो शुरुआत हम करेंगे बहुत बेसिक सी चीज़ से कि आखिर ये जो IVF है वो टेक्निक है क्या, कैसे होता है, क्योंकि इसके बारे में लोगों को बहुत सारी मिथ्स है। लोगों को थोड़ी थोड़ी बातें पता है और उन्हें लगता है कि बाप रे बहुत खतरनाक सी चीज़ है। सो एक बार हमें ईजी लैंग्वेज में समझा दीजिए। बिल्कुल। सो देखो नेहा, IVF ना बहुत सारे टर्म्स के साथ जानते हैं लोग। कुछ लोग इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ट्यूब में बच्चा करा दीजिए, कुछ लोग बोलते हैं IVF, कुछ लोग बोलते हैं ICSI, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसको एक्चुअली इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब ये एक बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है। जिन भी कपल्स में उनकी दोनों फलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, जिनके एग्स कम हैं, जिनका स्पर्म काउंट कम है, या फिर जिनके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस, या जिनको सिवियर PCOD है, बहुत साल हो गए शादी के, बच्चा नहीं हो पा रहा है, इन सब केसेस में हम IVF रेकमेंड करते हैं। अब ये IVF होता कैसे है?
सबसे पहले जब कपल आता है तो हम उनको एक प्रॉपर काउंसलिंग करके ये बताते हैं कि प्रोसीजर क्या है और आपको ये प्रोसीजर चाहिए क्यों। फिर हम दोनों पार्टनर्स यानी मेल एंड फीमेल दोनों, पुरुष और स्त्री दोनों की हम सारी ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें कुछ हार्मोन्स की जांच होती है, स्पर्म टेस्ट होता है और कुछ बेसिक टेस्ट जैसे हीमोग्लोबिन, शुगर, थायराइड, प्रोलैक्टिन, HIV, ताकि ये प्रॉब्लम्स इनके बच्चे में ना जाएं। फिर हम फीमेल को सेकेंड डे ऑफ द पीरियड से 10 दिन के हार्मोनल इंजेक्शंस देते हैं जो उनके ओवरीज में फॉलिकल्स बनाते हैं। इन फॉलिकल्स के अंदर अंडा होता है एंड ये फॉलिकल्स हम फिर ग्रो करते हैं 10 दिन के लिए। जब ये फॉलिकल्स 18 से 20 mm के हो जाते हैं तो हम 5 मिनट बेहोश करके इन फॉलिकल्स को अल्ट्रासाउंड के थ्रू प्रिक करके इनमें से फ्लूइड और एग निकाल के अंदर एम्ब्रियोलॉजिस्ट को लैब में देते हैं। इसमें कोई काटा पीटी नहीं, कोई सर्जरी नहीं है, इट्स ओनली अ नीडल प्रिक। 5 से 10 मिनट का प्रोसीजर होता है और पेशेंट उसी दिन घर चला जाता है। उसी दिन हम हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं और फिर हम एक एग और एक स्पर्म को एक मशीन होती है एक्सी मैनिपुलेटर, उसमें फ्यूज़ करके एम्ब्रियोज बनाते हैं और फिर हम डे 5 का एम्ब्रियो जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं उसको फीमेल के वूम्ब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इट्स एन एब्सोल्युटली डे केयर प्रोसीजर। किसी को एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई ब्लड लॉस नहीं है, कोई काटा पीटी सर्जरी नहीं है, किसी भी रिलेटिव को आपके साथ लाना जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके और आपके हस्बैंड हैं तो आपको बस कंसेंट साइन करना है एंड आप आराम से अपना प्रोसीजर करा सकते हैं। आई थिंक इतने सारे पेशेंट्स आते हैं और वो यही क्वेश्चंस पूछते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हमें क्या अपनी मम्मा को बुलाना है, अपनी सास को बुला लें। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड बच्चा डालने के बाद भी इसमें कोई बेड रेस्ट नहीं चाहिए। बस आपको भारी वजन नहीं उठाना है, स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस नहीं करनी है एंड आप आराम से अपने घर का सारा काम कर सकते हैं। लोग कहते हैं मैम सीढ़ी चढ़े सीढ़ी उतरे, अरे आप सब करो, कोई टेंशन नहीं है। अगर बच्चे को चिपकना है तो वो 20 मिनट के अंदर ही आपके वूम्ब में चिपक जाता है। डॉक्टर, आपने बोला कि सर्जरी नहीं है, कोई काटा पीटी नहीं है, लेकिन आपने बात कही कि भाई नीडल से आपके एग्स को निकाला जाता है फिर फ्रीज किया जाता है। तो नीडल तो सुनते ही सबको लगता है कि यार चुभेगा, दर्द होगा, और बहुत लोगों को ये लगता है कि आईवीएफ जो टेक्निक है ना वो बहुत पेनफुल है। सो ये एक बार बता दीजिए कि क्या कुछ होता है। सबसे पहले तो पेशेंट पूछता है मैम ये इसमें दर्द तो नहीं होगा? इसमें बिल्कुल दर्द नहीं होता। देखिए बहुत फ़र्क पड़ता है आप किस डॉक्टर के पास गए हो, उनके पास काउंसलर्स कैसे हैं। क्योंकि अगर आपको देखो आराम से काउंसलिंग करके हम इंजेक्शंस लगाते हैं तो चांसेस आपको ये रहता है नहीं दर्द नहीं हो रहा है, ये मेरे लिए है, मुझे इंजेक्शंस लग रहे हैं। एंड ये इंजेक्शंस एक्चुअली पेनफुल नहीं होते हैं। जब हम एग्स निकालते हैं तो हम आपको 5 मिनट के लिए ना बेहोश कर देते हैं। तो हम सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड का प्रोब डाल के उसमें से एक नीडल, जैसे एक्यूपंक्चर होता है वैसे ही बस नीडल डाल के उन फॉलिकल्स में से फ्लूइड एस्पिरेट कर देते हैं थ्रू सक्शन। इट्स लाइक एन एक्यूपंक्चर। तो कोई दर्द नहीं है। जब आप उठोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप पूछोगे अच्छा प्रोसीजर खत्म हो गया, और हम बोलेंगे हाँ हो गया। डॉक्टर, आपने अभी मेंशन किया था कि अगर बच्चा वहाँ पर रुकना होगा तो 20 सेकेंड्स के अंदर हो जाएगा। 20 मिनट्स, सॉरी। सो इसका क्या रूल है? मतलब क्या ये 20 मिनट्स के अंदर ही होता है या फिर और भी ज़्यादा टाइम लेता है? कुछ है ऐसा स्पेसिफिक? इसमें क्या होता है कि हम जो बेबी डालते हैं वो डे 5 मतलब 5 दिन का बच्चा बना के बाहर तब डालते हैं, जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इन ब्लास्टोसिस्ट के अराउंड एक लेयर ऑफ सेल्स होती है जो बेबी के जो मदर के यूट्रस की सेल्स होती हैं उस पे जाके वो स्टिक हो जाता है। तो इट विल टेक ओनली 20 मिनट्स की वो जाके उसमें स्टिक हो जाए एंड देन एक फीमेल अपना नॉर्मल घर का सारा काम कर सकती है। बस हाँ, जैसे बाल्टी नहीं उठानी, नीचे नहीं बैठना, भारी वजन नहीं उठाना, इंटरकॉर्स नहीं करना। 15 दिन के लिए हम ये सब बस एडवाइस देते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई कि जब आपने प्रोसीजर शुरू किया तो उसके बाद आपको क्या क्या करना है, लेकिन इससे पहले की तैयारी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो हस्बैंड है और जो वाइफ है दोनों को कुछ चीज़ें तो ध्यान में रखनी ही होती होगी। बिल्कुल, क्योंकि आपको हेल्दी स्पर्म चाहिए और हेल्दी एग्स चाहिए। तो क्या कुछ चीज़ें हैं जो अगर जा रहे हैं आईवीएफ के ट्रीटमेंट के लिए तो वो चीज़ें हमेशा उनको माइंड में रखनी है, और वो कब से फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए? तो देखो आईवीएफ एक इतना नॉर्मल प्रोसीजर हो गया है। बस मैं 1-2 चीज़ें अपने पेशेंट से बोलती हूँ।
एक पॉजिटिव अप्रोच, बिलीफ एंड ट्रस्ट इज द फर्स्ट थिंग फॉर योर डॉक्टर। उसके पास आ रहे हो तो उस पर एक बिलीव करो, ट्रस्ट करो और एक पॉजिटिव अप्रोच रखो कि मेरा बच्चा होगा। आई थिंक ये सबसे बड़ा फैक्टर है, बिकॉज जो पेशेंट्स पैनिक करने लगते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, दैट क्रिएट्स अ नेगेटिव रिपल। Second thing is healthy lifestyle, smoking, alcohol, a good nutrition, exercise, ये सब बहुत important है। And follow your doctors की guidelines। अगर डॉक्टर कह रहा है कि इस टाइम दवाई और इंजेक्शंस लगने हैं तो वो important है, बिकॉज IVF में बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि इसी वक्त इंजेक्शन लगता है, टाइम मिलता है, वो सब करना बहुत ज़रूरी होता है। सो I think the most important thing is trust, belief and a positive approach. ओके, सो डॉक्टर ये सारी चीज़ें तो हो गई कि आपको तैयार कैसे रहना है। अब कई बार क्या होता है कि एक बार IVF हुआ लेकिन वो फेल हो गया, दूसरी बार हुआ, अक्सर क्या पता वो भी फेल हो जाए। सो ऐसे में पेशेंस रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आप क्या बताती हैं कि कितना समय लग सकता है पॉजिटिव रिजल्ट आने में और कितनी बार चांसेस हो सकते हैं फेलियर के? सो देखो नेहा, IVF इज़ नॉट 100% गारंटी। मतलब हम डॉक्टर्स भी ना गॉड नहीं बन सकते हैं। सो हम भी उनको यही काउंसिल करते हैं, देखो बच्चे आपका 100% रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है, बट चांसेस डिपेंडिंग अपॉन आपकी मेडिकल कंडीशंस, आपके यूट्रस की कंडीशंस, आपका एग कैसा है, आपका स्पर्म कैसा है, आपके एम्ब्रियोज कैसे बने, उन पे भी बहुत डिपेंड करता है। एंड हर स्टेप पे ना पेशेंट को काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं या ये आपकी चीज़ें हैं एवरी स्टेप। अगर पेशेंट का आपका नेगेटिव आ जाता है तो हम लोगों को कभी कभी पेशेंट्स के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज बनते हैं। मान लीजिए पेशेंट के 7 बेबीज़ या एम्ब्रियोज बने हैं, उसमें से हम 2 ही ट्रांसफ़र करते हैं, वो 5 एम्ब्रियोज हम क्रायो फ्रीज करके अपने पास रख लेते हैं। तो अगर एक साइकिल फेल हो जाती है तो अगली साइकिल हमें सिर्फ ये एम्ब्रियोज निकाल के बेबी मदर में ट्रांसफ़र करने होते हैं। एक तो ये है। सेकेंड थिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न हमारा IVF फेल क्यों होता है, कहीं ना कहीं बच्चे में कोई आनुवंशिक प्रॉब्लम हो सकती है। अब बहुत ज़रूरी है आज के जनरेशन में कि जो हम अपने एम्ब्रियोज बनाते हैं उनकी आनुवंशिक जांच करवाएं। ये बहुत कम लोगों को अभी अवेयरनेस है इसकी। तो जो हमारे एम्ब्रियोज बनते हैं हम उनकी आनुवंशिक जांच करते हैं, जिसको PGTA कहते हैं, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। इनमें से हम थोड़े से सेल्स निकाल के जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजते हैं और देखते हैं किस एम्ब्रियो में कोई भी जेनेटिक या आनुवंशिक प्रॉब्लम है या नहीं है। जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एक हेल्दी एम्ब्रियो है, वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से आपका रिजल्ट ऑलमोस्ट 20 to 25% IVF में बेटर हो जाता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी एक IVF साइकिल फेल हो गई है या आपको बार बार IVF फेल हो रहा है, आपको बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं, तो आप अपने एम्ब्रियोज की आनुवंशिक जांच ज़रूर कराएं, जिसको PGTA बोलते हैं, और ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ये एक नई टेक्नोलॉजी है और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। आपका डॉक्टर आपको ये इसके बारे में ज़रूर बताएगा, या आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि PGTA टेस्टिंग क्या है IVF में। ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो इससे आपका रिजल्ट बेटर हो जाता है और आप बिल्कुल श्योर हो 99.9% कि आपके बेबी में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे डाउन सिंड्रोम, इतने सारे आजकल सिंड्रोमिक प्रॉब्लम्स हैं जहाँ बेबीज़ को प्रॉब्लम्स होती हैं। सो एटलीस्ट जहाँ आज के ज़माने में हमें सिर्फ 2 बच्चे करने हैं या 1 बच्चा करना है, वी ऑल वांट अ हेल्दी बेबी, करेक्ट। सो व्हाई नॉट IVF विथ जेनेटिक टेस्टिंग। एंड मुझे लगता है आज मैं जब अपनी प्रैक्टिस में बैठी हूँ, मेरे पास कोई भी आता है, आई ऑलवेज काउंसिल फॉर जेनेटिक टेस्टिंग, क्योंकि लोग एक चांस लेते हैं, वो बेचारे अपना पूरा फंड पैसे जमा करके आते हैं कि मैं एक चांस IVF कर लूँगा, क्यों नहीं उसको आज एक ही चांस में हम बेस्ट पॉसिबिलिटी दें, वो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर, अगर कपल को थैलेसीमिया की समस्या है और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे में ना हो, उसे अवॉइड करना चाहते हैं, तो क्या कुछ जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लेने चाहिए कपल को? सो नेहा, आई थिंक ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है आज की जनरेशन के लिए एंड स्पेशली इंडियन सिनेरियो के लिए। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारे यहाँ, जैसे उड़ीसा, नागपुर, जहाँ पे थैलेसीमिया बेल्ट है, सिकल सेल अनीमिया बेल्ट है, जहाँ
बोथ द पार्टनर्स, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों को सिकल सेल है एंड दे आर कैरियर्स या थैलेसीमिया है, दे आर वरिड कि मेरे बच्चे को अगर थैलेसीमिया या सिकल सेल आ गया तो क्या करेंगे। एंड इसकी एक ही टेक्नोलॉजी है इसको सॉर्ट करने की, ताकि आज हम ये चेन यहीं रोक दें और वो बच्चे में ना जाए। वो है IVF के साथ PGT-M टेस्टिंग। ओके। इसमें हम क्या करते हैं कि हम फीमेल के एग्स निकालते हैं, हस्बैंड के स्पर्म्स लेते हैं, और जो हम एम्ब्रियोज बनाते हैं उन एम्ब्रियोज की हम स्पेसिफिक थैलेसीमिया या सिकल सेल या कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर जो कपल में है या उनके फैमिली में रन कर रहा है उसके लिए टेस्ट करते हैं, एंड दैट इज नोन एज PGT-M। ओके। एंड वो जो एम्ब्रियो हेल्दी होता है जिसमें कोई थैलेसीमिया नहीं, सिकल सेल नहीं या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं, वही एम्ब्रियो हम कपल में डालते हैं। तो यहाँ हम चेन ब्रेक कर देते हैं। जो कपल थैलेसीमिया कैरियर है उसका बेबी हेल्दी बॉर्न हो रहा है। एंड आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है दैट अगर आप थैलेसीमिया, सिकल सेल या कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर से एक्चुअली आपकी फैमिली में रन कर रहा है, आप प्लीज़ IVF विद PGT-M कराएं विद अ प्रॉपर जेनेटिक काउंसलिंग, और आप एक IVF स्पेशलिस्ट से मिलें। डॉक्टर, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है कि ये जो PGT-M टेस्ट है वो क्या IVF का पार्ट होता है, उसमें इंक्लूडेड होता है, या फिर आपको अलग से इसके लिए चार्ज देना पड़ेगा, अलग से कराना पड़ता है ये? चार्ज तो आप डॉक्टर से ऐसे पूछते हो ना क्योंकि सबसे पहले हर किसी के दिमाग में यही बिल्कुल। आता है कि कितना पैसा लगेगा। देखिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसकी कॉस्टिंग अलग होती है। आई विल टेल यू, हमारे पास अपनी जेनेटिक लैब है एंड आई थिंक इंडिया का फर्स्ट एंड द ओनली सेंटर है हमारा IVF सेंटर जहाँ पे हम जेनेटिक्स करते हैं। सो आई नो कि ये मशीन्स कितनी एक्सपेंसिव हैं, इनको चलाना, समझना और इनको इंटरप्रेट करने के लिए जो रिसोर्सेज और मैन पावर चाहिए वो भी बहुत एजुकेटेड वंस होते हैं। एंड जो इनके पैनल्स और किट्स आते हैं वो सब US से आते हैं, तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन क्योंकि हम इन हाउस चलाते हैं इसीलिए हम एक्चुअली इसका कॉस्टिंग बहुत नॉमिनल रखते हैं, बट ये IVF से अलग पैकेज पे आता है। तो मतलब हम इस पे भरोसा कर ले कि 100% डिटेक्ट हो ही जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल फेलियर के चांसेस नहीं होते हैं इसमें। ओके। सो शादी से पहले हम लोग कुंडलियाँ बहुत मिलवाते हैं, सारी चीज़ों की जांच करते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं कि यार आपको टेस्ट करा लेनी चाहिए। कुछ सर्टेन टेस्ट हैं जो शादी से पहले आपको करा ही लेने चाहिए, तो उन टेस्ट के बारे में एक बार हम सभी को बता दीजिए ताकि हम नोट डाउन करके उसको रख लें। अच्छा सो भाई, जो भी शादियां कर रहे हो, अपनी कुंडली मिलवा रहे हो ना, तो प्लीज़ एक HPLC का टेस्ट मैंडेटरी है। HPLC एक ऐसा टेस्ट है जो बताएगा कि आपको थैलेसीमिया या सिकल सेल है या नहीं है, एंड ये बहुत ज़रूरी है स्पेशली इंडियन सिनेरियो में, बिकॉज अगर आप थैलेसीमिया कैरियर हो और आपकी वाइफ भी थैलेसीमिया कैरियर है तो 1:4 चांसेस है कि आपके बच्चे में थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, और इस केस में बच्चे को हर 21 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ता है। सो कुछ टेस्ट जो बहुत ज़रूरी है इंडियन सिनेरियो में, वो एक टेस्ट है HPLC, 800 रुपये का टेस्ट है, और मुझे नहीं लगता कि अगर हम अपनी एक लाइफ लॉन्ग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक हेल्दी बेबी के लिए 800 रुपये का टेस्ट नहीं करा सकते। तो HPLC टेस्टिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर, कहा जाता है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है या फिर जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उन लोगों के लिए IVF ट्रीटमेंट बहुत खतरनाक होता है, चाहे उनके तो सक्सेस के चांसेस बहुत कम रहते हैं। क्या ये मिथ है या फिर इसमें कोई सच्चाई भी है? नहीं, मिथ तो नहीं है, बट येस, डायबिटीज़ और एक्चुअली BP ये दोनों बहुत वेल कंट्रोल्ड होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एन IVF प्रोसीजर। ओके। बिकॉज डायबिटीज़ क्या होता है कि आपके एग्स और स्पर्म की क्वालिटी को ख़राब कर देता है। सो अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है तभी हमें क्वालिटी ऑफ एग और स्पर्म भी बेटर मिलेगा। इसीलिए कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आई ऑलवेज से कि जो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं सारे, वो ये देखने के लिए कि आपका थायराइड, आपका शुगर, आपका प्रोलैक्टिन, आपका हीमोग्लोबिन, ये सब कंट्रोल होना चाहिए। एंड इवन BP, अगर BP बढ़ा होगा और आप IVF कर भी दोगे, बच्चा रुक भी जाएगा तो वो अबॉर्ट कर सकता है। डायबिटीज़ अगर कंट्रोल्ड नहीं है, बच्चा रुक भी गया तो बेबी में कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो बेसिकली इट्स नॉट ओनली IVF, हमें एक हेल्दी बेबी भी तो करना है। हम IVF स्पेशलिस्ट सोचते हैं हाँ हमने प्रेगनेंसी करा दी, हार्ट बीट आ गई, हमारा काम ख़त्म, बट नहीं। एज एन IVF स्पेशलिस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिलीवरी तक एक हेल्दी बेबी हमको देना है, और मेक श्योर करना है, वो हमारी प्रॉब्लम है।
डॉक्टर मैंने अब कहीं पर सुना था, ऐसी 2-4 लोग बातें कर रहे थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि मिमी जो एक मूवी आई थी उसमें सरोगेसी का जिक्र था, लेकिन लोग कह रहे थे कि यार आईवीएफ का जिक्र है, तो ऐसे डिबेट हो रही थी कि नहीं वो सरोगेसी था, कोई कह रहा था वो आईवीएफ है। सो एक इंसान कहते हैं कि यार आईवीएफ और सरोगेसी एक ही तो है, मतलब सेम ही प्रोसेस होता है। सो लोगों को सरोगेसी और आईवीएफ के जो बीच का डिफरेंस है ना, मुझे लगता है उसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। तो एक बार इजी लैंग्वेज में हमारी ऑडियंस को बता दीजिए दोनों में क्या अंतर है और दोनों का प्रोसेस क्या है। बिल्कुल। सो देखिए, आईवीएफ में हमने जो एम्ब्रियोज बनाए, यानी कि फीमेल के एग्स निकाले, हस्बैंड के स्पर्म्स लिए, एम्ब्रियोज बेबीज बनाए, और ये बेबीज हमने उसके वूम्ब में डाल दिए फीमेल के, जो कपल है। सरोगेसी में बस यही डिफरेंस है कि हमने ये एम्ब्रियो एक दूसरी वुमन में डाले जो सिर्फ आपकी कैरियर है, यानी वो आपका बच्चा सिर्फ लेकर चल रही है, उसको न्यूट्रिशन दे रही है, और 9 मंथ्स तक वो बस उसको अपनी कोक में रख रही है, यानी किराए की कोक। करेक्ट। एंड ये सिर्फ उन कपल्स करवा सकते हैं जिनका यूट्रस में बार बार आईवीएफ फेल हो रहा है, वो बच्चा रोक ही नहीं पा रही है, या उनका रास्ता खुल जाता हो यूट्रस का, प्रीमेच्योर डिलीवरीज हो रही हैं और यूट्रस में स्ट्रेंथ ना हो, जिनको एंडोमेट्रियोसिस हैं, जिनको फाइब्रॉइड्स हैं, जिनकी अंदर की लाइन ही डेवलप नहीं होती है, या फिर बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस हैं, लाइक किडनी फेल है जिसका, थैलेसीमिया मेजर है, देन आपके डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है, बीपी अनकंट्रोल्ड है, ऐसे कपल जिनका यूट्रस ही नहीं है, सबसे बड़ी बात, जिनका यूट्रस छोटा है बहुत बचपन से, ऐसे कपल्स को सरोगेसी की ज़रूरत पड़ती है जब हम। लेकिन सबसे अच्छी बात सरोगेसी में ये है कि ये बच्चा आपका ही होता है, जेनेटिक्स तो आप ही का है ना, एग आपका, स्पर्म आपका, बेबी आपका, वो तो सिर्फ आपका बच्चा लेकर चल रही है 9 महीने तक। इस सरोगेट का इस बच्चे में कुछ भी नहीं आता है। अगर कॉस्ट की हम बात करें तो सरोगेसी थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है आईवीएफ से। हाँ, लेकिन इंडिया में टुडे कमर्शियल सरोगेसी इज नॉट अलाउड। ओके। आप अपना कोई रिलेटिव ला सकते हो जो आपके लिए बेबी कैरी कर सकता हो, एंड कमर्शियल सरोगेसी यानी पेमेंट टर्म्स पे सरोगेसी अलाउड नहीं है। इंडिया में सरोगेसी बैंड नहीं है, ये मैं सबको बताना चाहती हूँ। अगर आपको 5 साल हो गए हैं शादी को, आपका एक भी बच्चा नहीं है, या फिर आपको कोई इंडिकेशन है सरोगेसी की, तो आप सरोगेसी लीगल वे में अपने पेपर्स लगा के बोर्ड से परमिशन लेकर सरोगेसी करा सकते हैं। डॉक्टर, सरोगेसी की यहाँ पर बात हो रही है, तो हमें प्लीज़ ये बता दीजिए कि जो सरोगेट मदर बनने को तैयार है या फिर जिसे हमने चूज़ किया है एज अ सरोगेट मदर, उनके लिए कुछ हेल्थ क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि आईवीएफ के लिए तो हमने जान लिया कि आपको लाइफस्टाइल अच्छी करनी है, ये सारी चीज़ें, आपको न्यूट्रिशन लेना है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। सरोगेट मदर के लिए क्या कुछ हेल्थ क्राइटेरिया है? सो सरोगेट मदर के लिए सबसे बड़ा हेल्थ क्राइटेरिया ये है कि उनका एक तो यूट्रस बहुत हेल्दी होना चाहिए, आई मीन उसके अपने 2 बच्चे होने चाहिए पहले, एंड देन हम उनके सारे ब्लड टेस्ट कराते हैं, सारे बीपी शुगर कंट्रोल होना चाहिए, हीमोग्लोबिन, थायराइड, HIV, HbSAg। हम बैक उनकी फैमिली की पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि हस्बैंड क्या करता है, कहाँ रहते हैं ये लोग, कितने बच्चे हैं, कोई उसकी फैमिली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड हम उसका इन्फेक्शन तो कोई नहीं है, हम उसका पूरा इन्फेक्शन कंट्रोल करते हैं, एंड पूरा उसको स्क्रीन करके तभी हम रेडी करते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर। तो अभी हमने डॉक्टर गौरी से अपने बहुत सारे सवालों के आंसर जानने की कोशिश की, और डॉक्टर गौरी ने भी बहुत अच्छे से हमें समझाया और सारी चीज़ें बताई। इसके बाद भी जो हमारा सेशन है वो चलता रहेगा, सो स्टे ट्यून टू नवभारत टाइम्स।